शिकायत नहीं की, सर से नहीं की, पैर से नहीं की। जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी तो उसे काट कर ले गई। हमें एक योगी से बू आती है। क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें। कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम लेकर आए एक ऐसे अपराधी को जो आए दिन संविधान के खिलाफ या हिंदू आस्था के खिलाफ, राष्ट्रीय आस्था के खिलाफ, सैनिकों के खिलाफ, तमाम उन सब लोगों के खिलाफ बयान देता रहता है। ऐसे उठपटांग करने वाले आदमी का आखिर क्या किया जाए। आज के बिंदास बोल में हिंदुस्तान ने निर्णय करने के लिए आपके सामने कैद में हमने खड़ा किया है आजम खान को। आजम खान जो वैसे तो संविधान की शपथ लेकर मंत्री तक रहता है, लेकिन मंत्री रहते हुए भी और सत्ता में नहीं रहते हुए भी लोगों में चर्चा में बने रहने और अपने राजनीतिक वजूद को कायम रखने के लिए हमेशा उठपटांग बातें कहता है। तो उठपटांग की बातें अभी हद लांग गई है और देशद्रोह तक पहुंची है। तो ऐसे में क्या किया जाए आजम खान का, यह आज बिंदास का सवाल है और हम चाहते कि पूरा हिंदुस्तान न्याय करे। इसलिए हमने आज किसी गेस्ट को स्टूडियो में नहीं बुलाया। हमने पूरे हिंदुस्तान को अपनी बात रखने के लिए फोन नंबर खोल दिया और उस पर कॉल करके आप अपनी सजा सुना सकते हैं, अपने तर्क दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। आजम खान के हर बयान सोची समझी राजनीति होते हैं। आजम खान देश विरोधी बयान बड़े ही सोच समझ कर देते हैं। आजम के बयान न सिर्फ देश विरोधी होते हैं बल्कि देश को तोड़ने वाले भी होते हैं। लेकिन आजम का ताजा बयान तो देश की सेना को ही रेपिस्ट बता रहा है। जी हां, आजम खान देश के सैनिकों को ही रेपिस्ट बोल रहे हैं। कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते हैं, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काटकर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं की, सर से नहीं की, पैर से नहीं की। जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गई। जो सैनिक अपनी जान की परवाह न करते हुए आजम जैसे करोड़ों लोगों की सुरक्षा करते हैं, दुश्मन देशों के मंसूबों को हर रोज नाकाम करते हैं। देश में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में सेना लोगों की सेवा करती है। सेना कभी धर्म देखकर लोगों की रक्षा नहीं करती, कभी सेना अपने सैनिकों के साथ धर्म के आधार पर बर्ताव नहीं करती। जिस देश की सेना का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे अच्छा है, आजम खान ने उसे रेपिस्ट बोल दिया। सेना का अपमान सिर्फ सैनिकों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्यों आजम खान सेना का अपमान कर रहे हैं? क्यों सैनिकों को रेपिस्ट बोल रहे हैं? क्या आजम खान पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के एजेंट हैं? क्या आजम खान आतंकियों के समर्थक हैं? क्या आजम खान उन वामपंथी माओवादियों के लिए काम कर रहे हैं जो सेना के सैनिकों की हत्या कर रहे हैं? क्या आजम खान नक्सलवादियों को सैनिकों की हत्या और बर्बरता करने को उकसा रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि आजम खान ने कहा है कि सैनिकों के प्राइवेट पार्ट्स को नक्सली इसलिए काट रहे हैं क्योंकि सैनिकों ने नक्सलियों के साथ रेप किया। क्या ऐसे आदमी को खुलेआम घूमने की आजादी हो जो खुलेआम नक्सलियों के कृत्य को सही ठहरा रहा है? क्या ऐसे नक्सली और आतंकी समर्थक को जेल नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को देश विरोधी और सेना विरोधी बयान देने का अधिकार है, जिन्होंने राजनीति के अलावा देश के लिए कुछ नहीं किया? ऐसे लोग सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करते रहे और लोगों को धर्म के आधार पर बांटते रहे। क्या ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर
दिल खोलकर, हाथ खोलकर बोलने की जरूरत है, क्योंकि आजम खान बार बार मुंह खोल रहा है। और इसलिए आज के बिंदास में कॉलर को बोलने का हम मौका देते हैं। पहले कॉलर के पास चलते, सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जय हिंद। क्या कहना है? सुरेश जी नमस्कार। हाँ अशोक पांचाल, दिल्ली चादरा से। बोलिए। सुरेश जी, मैंने बचपन में ये सुना था कि खान जो थे ना, खान वो शांति के दूत हुआ करते थे। गलत सुना था, गलत सुना था। नहीं पहले। हाँ। और आज जो है उनका उल्टा हो गया है। ये लोग जो है मतलब आज जो है देश को तोड़ने का या गुंडागर्दी करने का, आतंक मचाने का इन्होंने ठेका ले लिया है। चलिए, धन्यवाद। हमको कई गलत बातें बचपन में बताई जाती है, उसमें से एक आपने सुनी होगी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? तो ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए कोई सख्त कानून होना चाहिए। ये बदतमीज गिरा हुआ आदमी है। हिंदुस्तान में जो गंद भरा पड़ा है ना, आजम खान उसका मुखिया है। आजम खान हो गए, फारूक अब्दुल्ला हो गए, ऐसे देशद्रोही समय समय पर अपनी औकात दिखाते रहते हैं। वफादारी में जानवर भी उनसे रखे हैं। देश सेवा, देश धर्म, देश हित, इससे तो उनका कोई मतलब नहीं है। ये कुर्सी की लालच में किसी भी हद तक गिर जाते हैं। इनका दीन धर्म तो कुर्सी है। बिल्कुल। हम आपको कुछ धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपको कुछ कार्टून भी दिखा रहे हैं। उन कार्टूनों में लोगों ने भी अपनी अभिव्यक्ति की है, आजम खान के प्रति क्या क्या दिखाया है। हम कॉल भी लेते रहेंगे और साथ साथ में आप इन कार्टून के द्वारा भी समझ लीजिए कि आखिर क्या है आजम खान। हम कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ जी बोलो। हाँ। ऐसे आदमी के जुतियों का हार पाके पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हाँ, जुतियों का हाथ डाल के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इनको तो पाकिस्तान भी नहीं लेगा। हाँ। धन्यवाद। यहाँ की सजा दिए बगैर बाहर कैसे भेजेंगे, और इसलिए कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना, ये निर्णय करने के पहले तो इनको पागल खाने भेजने की जरूरत है। यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर आ रही है और कई लोग कह रहे हैं, मुल्ला मुलायम जी जरा अपने इस बिगड़ेल चेले को संभालो, नहीं तो ये आपकी लुटिया वैसे भी डुबो चुका है, अब और क्या क्या इससे करवाया जाएगा। मुलायम सिंह के लिए तमाम प्रतिक्रिया आजम खान और मुलायम के संबंधों को देखते हुए सोशल मीडिया पर आ रही है। अगले कॉलर। जय हिंद जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ आसनसोल से। बोलिए। सर, बात क्या है कि जो आजम खान है, हाँ, वो एक तरह से बहुत बड़े देशद्रोही है। हाँ, इसलिए इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और आप जब कहते हैं कि पाकिस्तान भेजो तो कहते हैं कि आप गैर कानूनी बात कर रहे हैं। हाँ? गैर कानूनी बात करने वाला व्यक्ति दूसरे की बातों को गैर कानूनी कहता है, ये नहीं देखता कि खुद कितना कानून तोड़ रहा है। क्या कारण है, जरा कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए आपके सामने। आजम खान नक्सलियों का समर्थन करते हैं। आजम खान ने उस घटना का समर्थन किया है जिसमें नक्सलियों ने सैनिकों की हत्या की और उनके गुप्तांग काटे। आजम खान ने नक्सलियों के इस कृत्य का समर्थन किया है। ऐसे में आजम खान के मंसूबों का पता चलता है कि देश के लिए ऐसे लोग कितने खतरनाक हैं। देश विरोधी बयानों के जरिए आजम खान मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। आजम खान को पता है कि कौन लोग सेना को गाली देने पर खुश होते हैं, कौन लोग गाय का अपमान करने पर खुश होते हैं, कैसे लोग प्रशासनिक अधिकारी को गाली देने पर खुश होते हैं, कैसे लोग अलग देश की मांग करने पर खुश होते हैं। भारत को तोड़ने की खुलेआम मांग करते हैं आजम खान। आजम खान ने कहा कि मुसलमानों को अलग देश दे दिया जाए। आजम खान ने उसी मांग को दोहराया है जिसे कभी जिन्ना ने अलग पाकिस्तान के लिए दोहराया था। आजम खान अलग देश के नाम पर मुसलमानों को बहका रहे हैं, लेकिन ये मांग कितनी खतरनाक है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुस्लिम समुदाय को भारत और भारतीयों के खिलाफ भड़काने की कोशिश जारी। जब आजम खान कहते हैं कि भारत माता डायन है, राष्ट्रगीत को मुसलमानों से नहीं गाने को बोलते हैं, भारतीयों की पूजनीय गाय का अपमान करते हैं, तो इससे मुस्लिम समुदाय भारतीयों और भारत के खिलाफ ही खड़ा हो रहा है। भ्रष्टाचार से खड़ी की हुई संपत्ति को बचाने की नाकाम कोशिश करते आजम खान पर खुद मुसलमानों ने ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि आजम ने अपनी यूनिवर्सिटी वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके बनाई है। ऐसे में आजम खान अपनी भ्रष्ट संपत्ति को बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए।
हाँ सर, मैं बोल सकता हूँ। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहूँगा कि ऐसे राजनेता जो हमारे हिंदुस्तान में हैं, इन लोगों को आम जनता के हवाले कर देना चाहिए और ना ही इनको कोई पनिशमेंट कानूनी रूप से दिया जाना चाहिए और ना कुछ, क्योंकि ये लोग देशद्रोह के श्रेणी में आते हैं। और मैं नहीं समझता कि ऐसे लोगों को टीवी चैनल पे इतना हीरो भी बनाया जाए। हीरो कहा, इनको तो विलन बनाया जा रहा है। इसको तो विलन बनाया जा रहा है। आपको कहाँ से लग रहा है कि हीरो बनाया जा रहा है? नहीं, इनके चेहरे पे कालिक पोत के आप इनकी पिक्चर को रखिए सामने, हम लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए कालिक पोतने का काम आप करिए, चैनल पर दिखाकर उसकी पूरी बात आपके सामने रखकर सच्चाई बताने का काम हम कर रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हाँ सर नमस्कार, मैं अमित शर्मा बोल रहा हूँ, कवि अमित शर्मा। बोलिए। हाँ सर, मैं शो देख रहा हूँ यहाँ से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाते अच्छे मुद्दों को उठाते हो। और मुझे लग रहा है सर कि ये जो बयान आजम खान ने दिया है ये देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा बयान है। और जिस प्रकार कमलेश जी को ऐसे बयानों के लिए जेल में डाला गया, देशद्रोह लगाया गया और रासुका लगाई गई, मैं चाहता हूं कि इन पर रासुका लगाया जाए, देशद्रोह लगाया जाए और उनको जेल में बंद किया जाए। बिल्कुल, कोई कविता इन पर हो सकती है ऐसे देशद्रोही के तमाम कारनामों पर? चलिए शायद। हाँ है शपथ हमें, हम आजादी की शाम नहीं होने देंगे। मैं इन गद्दारों से कहना चाहता हूँ, है शपथ हमें, हम आजादी की शाम नहीं होने देंगे और हम इस तरह अपने भारत को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक इस तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माँ तेरी इज्जत नीलाम नहीं होने देंगे। ऐसे गद्दारों को हम भगा भगा के मारेंगे सर, आप लगे रहिए, हम पूरी तरह लगे हैं और देश के 100 करोड़ लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान का नुकसान नहीं करने देंगे, ये तो हम जानते हैं, लेकिन कैसे नहीं करने देंगे और इनके खिलाफ हिंदुस्तान को नहीं जगाएंगे, नहीं दिखाएंगे, बाइकआउट रखेंगे तो नई बात बनेगी, क्योंकि इनका आवाज बनने वाले तमाम मीडिया वाले लोग हैं और इसलिए इनको नंगा कर लोगों के सामने लाना भी जरूरी है, जो काम हम बिंदास से हमेशा आपके सामने करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोलते उन्हें हाथ से शिकायत नहीं की, सर से नहीं की, पैर से नहीं, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी तो उसे काट कर ले गई। हमें एक योगी से बू आती है। क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें। कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, उन्हें हाथ से शिकायत नहीं की, सर से नहीं की, पैर से नहीं, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी तो उसे काट कर ले गई। हमें एक योगी से बू आती है। क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें। कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी। आजम खान अपने आप को कट्टर मुसलमान नेता के रूप में भले ही प्रस्तुत करता हूं, लेकिन मुसलमानों ने ही आजम खान के विरुद्ध वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पने के आरोप लगाए और कागजात के साथ दुनिया के सामने रखे। मुद्दा चर्चा में भी रहा, आज इसका जिक्र करना जरूरी है। देखिए, आजम खान की वक्फ संपत्ति के ऊपर का यह विवाद पूरा आपके सामने। आजम खान पर वक्फ बोर्ड और सरकार की जमीन को कब्जाने के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। कांग्रेसी नेता फैसल खान लाला ने राज्यपाल नाईक को पत्र लिखकर रामपुर के विधायक आजम खान पर वक्फ बोर्ड और सरकार की जमीनों और इमारतों पर कब्जे का आरोप लगाया है। फैसल खान ने आजम खान पर यूपी की अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहने के दौरान सरकारी पैसे के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। फैसल खान पहले भी आजम खान पर ऐसे आरोप लगा चुके हैं, लेकिन राज्य की सत्ता में भाजपा के आने के बाद राज्यपाल को इस बाबत उन्होंने पहली बार पत्र लिखा है।
10 अप्रैल को राज्यपाल को लिखे पत्र में फैसल खान ने आजम खान पर 14 आरोप लगाए हैं। 26 अप्रैल को राज्यपाल नाइक ने सीएम आदित्यनाथ को उचित कार्रवाई के लिए पत्र लिखा और उसकी एक प्रति फैसल खान के पास भी भेजी। राज्यपाल नाइक ने सीएम को भेजे पत्र में लिखा है कि लाला इस मामले का संज्ञान लिए जाने के साथ ही उचित कार्रवाई चाहते हैं। मैं उचित कार्रवाई के लिए पत्र अग्रसारित कर रहा हूं। राज्यपाल नाइक ने मीडिया से कहा कि यह सच है कि उन्होंने पहले भी शिकायत की है। हर बार मैंने उनकी शिकायत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेजी। इस बार शिकायत मुझे एक मेमोरेंडम के तौर पर दी गई और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई। चूंकि मैं मुख्यमंत्री को अग्रसारित करने के अलावा कोई और कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को शिकायत अग्रसारित की। फैसल खान ने राज्यपाल नाइक को भेजे 2 पेज के मेमोरेंडम में आरोप लगाया है कि रामपुर में स्थित वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को सौंप दिया गया है। फैसल खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के अंदर बनाए गए बिजली घर के निर्माण को भी चुनौती दी है। फैसल खान के अनुसार रामपुर में स्थित जौहर विश्वविद्यालय एक निजी विश्वविद्यालय है। फैसल खान ने मीडिया से कहा कि यूपी में मंत्री रहने के दौरान आजम खान और उनके करीबियों ने न केवल रामपुर में स्थित सरकारी और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा किया, बल्कि सरकारी खेल स्टेडियम के लिए आए उपकरणों को जौहर यूनिवर्सिटी में लगवा दिया, जो उनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इतना ही नहीं, यूपी के लोक निर्माण विभाग ने जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर एक गेस्ट हाउस बनवाया, जिसमें 5 स्टार और 7 स्टार जैसी सुविधाएं हैं। फैसल खान ने पत्र में लिखा कि मैंने पद के दुरुपयोग किए जाने की जांच की मांग की है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ गिलानी जी भी जुड़े हैं, जो आजम खान के इस वक्फ के घोटाले पर कुछ कहना चाहते हैं। गिलानी जी बोलिए। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस तरह की जो समाज में जिस तरह से आजम खान ने उत्तर प्रदेश में अपने कुनबे को वक्फ की संपत्ति के का घोटाला करके जिस तरह से बढ़ाया है और आपने इस मुद्दे को उठाया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गाजियाबाद जनपद से लेके महाराजगंज, मैं अभी उनके रामपुर में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं गाजियाबाद से और महाराजगंज के जनपद तक जितनी भी वक्त की संपत्ति थी उसमें कहीं ना कहीं आजम खान का रोल रहा है। कहीं ना कहीं उनके गुर्गे हमेशा से लगे रहे। जो भी चेयरमैन बनाया उन्होंने वक्फ बोर्ड का, उनके अपने पालतू लोग हुआ करते थे। जो भी सीईओ अधिकारी वहां लेके आए वो उनके इशारे पे नाचा करते थे। आपको यकीन नहीं होगा कि हम लोगों ने जब आरटीआई 2014 में एक मेरठ की जमीन को के मद्देनजर लगाया था, उस वक्त उस जमीन की कीमत 2000 करोड़ मार्केट वैल्यू थी। आजम खान ने जब हमने दूसरी तीसरी बार कोशिश करी सरकार में पूछताछ करने के लिए तो उन लोगों ने हमें धमकाया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जब गुंडों की सरकार समाजवादी जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी, हम चाह के भी बहुत ज्यादा हमने उसमें कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हमें इंतजार था कि कोई ना कोई ऐसी सरकार आएगी जो इस बात का संज्ञान लेगी। और खुशी इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आते ही इस बात का संज्ञान लिया। आप बिलीव करेंगे कि वक्फ की संपत्ति, वो लोग वक्फ करते हैं अपनी संपत्ति को जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, आल औलाद नहीं होते हैं, मजबूरी में वक्फ की संपत्ति दान की जाती है और ज्यादातर संपत्ति कब्रिस्तान के लिए दान की जाती है। लेकिन आजम खान को इतनी भी शर्म नहीं आई कि उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन को नहीं छोड़ा। किस तरह से आजम खान ने इस घोटाले में इतना महत्वपूर्ण रोल निभाया है, मुझे हैरानी होती है कि वो क्या मुंह दिखाएंगे अपने समाज में। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के खास करके जो मुस्लिम अवाम है वो इनकी सच्चाई को जाने। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार मैं आपसे इसलिए गुजारिश कर रहा हूं। यासिर जिलानी जी वो दावा करते हैं या उनके समर्थक दावा करते हैं कि हम सबसे बड़े मुस्लिम नेता है। एक तरफ अपने आप को मुस्लिम नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना, उसकी राजनीतिक मलाई खाना, और दूसरी तरफ मुसलमानों के कब्रिस्तान को भी न छोड़ना, ये कहाँ का न्याय है? ये आप समझ सकते हैं चौहान साहब कि इससे शर्म की बात, इससे गिरी हुई बात और कुछ नहीं हो सकती। और वो मुसलमानों के कभी कोई नेता नहीं रहे। एक खास करके उनका अपना कुनबा है,
अपने लोग हैं, और वही लोगों ने वही आज के डेट में करोड़पति और अरबपति बने। हैरानी तो ये होती है कि जो मुसलमान उनके साथ वर्कर लगे हैं आज वो हाशिए पे हैं। अगर उनको मौका मिला था इस वक्त अपनी दरिया दिली दिखाने के लिए तो वो अपने बेटे की जगह किसी मामूली वर्कर को समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाते और उसे एमएलए बनाते, तब वो मुसलमानों के लीडर कहे जाते। उस वक्त उन्हें अपने पुत्र मोह हो गया और उन्होंने अपने पुत्र को टिकट देके, तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को स्वयंभू नेता बन सकते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है आप जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार जिस तरह से इस तरह की बातों को, खास करके वक्त की संपत्ति, मैं आपसे कहूंगा कि इसको और भी आप आगे लेके चलें और इनका खुलासा होना। मैं जिलानी जी में आपको सहयोग का पूरा आश्वासन देता हूं। इस कार्यक्रम के बाद हमारे प्रोड्यूसर के साथ आप संपर्क करिए, हम आपको संपर्क करेंगे। आप एक एक स्पॉट पर आपके साथ सुदर्शन का कैमरा जाएगा और कैसे आजम खान ने मुसलमानों के कब्रगाह को भी नहीं छोड़ा, ये हिंदुस्तान को हम दिखाएंगे। धन्यवाद, आप बिंदास में कॉल पर जुड़े और अपनी बात को कहा। आप देख रहे हैं आजम खान केवल जबान लंबी और काली नहीं है, करतूतें भी काली है, और उन काली करतूतों के खिलाफ मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान आगे आकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। आजम खान को ये बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन पता नहीं अब तक ये क्यों बाहर है। सोशल मीडिया पर इस वक्त फेसबुक लाइव पर तमाम कमेंट आ रहे हैं कि अब तक किसी नेता को सजा नहीं हुई तो आजम को क्या होगी, संदेह है। ये संदेह के बादल दूर करने का मौका योगी आदित्यनाथ के पास है, और इतने बड़े अपराधी को अपने यहाँ पर अगर योगी आदित्यनाथ सजा नहीं दे सकते तो फिर कौन दे सकता है, ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, मैं रमेश चंद पंडित जी बोल रहा हूँ, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। बोलिए। मैं आजम खान के बारे में यहाँ तक जानता हूँ, जब इसने उत्तराखंड के आदमियों के चौराहे में अपना वो बना दिया था कवर, भाई महिलाओं को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा। ये बिल्कुल निर्दयी आदमी है, मैं इसको बहुत वर्षों से जानता हूँ। इसको देश निकाला होना चाहिए, ये आदमी इस काबिल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आजम खान के इस पूरे प्रकरण में एक और कैरेक्टर है जो आजम खान के तमाम बातों को पहले से निकालता रहा है, लेकिन उनके ऊपर राजनीतिक प्रतिशोध लेकर आजम ने हमेशा उनके बारे में, उनकी बातों को आगे नहीं आने दिया और खुद के राजनीतिक वजूद के आधार पर समाजवादी पार्टी में अपने षड्यंत्र और भ्रष्टाचार को दबाए रखा। अमर सिंह ने क्या कहा, देखिए। ये कहते हैं कि मैंने तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, अमर सिंह कुछ बना के दिखाए, केवल बोलते क्या है। यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी बनाई। हमने भी बहुत कुछ बनाया, लेकिन अपनी बपौती नहीं की। हमने एम्स का बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया, लेकिन वो अस्पताल हमारे गिरी जनपद में सरकारी सहयोग से बना, इसलिए उसका करता धरता आजम मैं नहीं बना। और इतना ही नहीं, जैसे हमारा घर का प्रांगण देख रहे हैं, यहाँ पर बनी बनी एक एक चीज़, चाहे वो सड़क हो, चाहे फूल हो, पत्ते हो, पौधा हो, वो डिक्लेयर्ड है इनकम टैक्स में, वेल टैक्स में। कैसे बना, स्रोत क्या है, सब सार्वजनिक है, एक नंबर का है। उन्होंने अपने विद्यालय के प्रांगण में पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस बनाया है। विद्यालय के प्रांगण में उन्होंने पर्यटन विभाग की झील बनाई है। विद्यालय के प्रांगण में उन्होंने पुल बनाया है। जल निगम का जो पुल, जिसकी जांच अब हाईकोर्ट के आदेश से हो रही है, 250 करोड़ रुपए का जो घपला है, उसमें कथित रूप से आरोप है कि एक ही व्यक्ति है ठेकेदार जैन, उसी को सारा काम मिलता है, और उसको लोग कहते हैं कि मिस्टर 2.5%, जैसे पाकिस्तान में जरदारी को कहते थे 10%, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में लोग जैन का नाम नहीं लेते थे, बोले मिस्टर 2.5%। तो 2.5% दो और जल निगम में काम कराओ। आजम खान के बारे में और भी कई बातें यहाँ इस इंटरव्यू में चलते चलते जब मैंने किया था तब कही गई थी अमर सिंह के द्वारा, उसको भी थोड़ी देर में हम दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ कई कॉलर हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर। हाँ सर, मैं राकेश भाटी बोल रहा हूँ सर, मामा पाली मारवाड़ से। सर बोलिए। सर, मैं एक बात बोलना चाहता सर आजम खान जी को। हाँ। कि अगर वो उनको पाकिस्तान से इतने प्रेम है तो उनको पाकिस्तानी क्यों नहीं जाते वो, और अगर यहाँ पे रहना है तो सर वो यहाँ पे सेना का मनोबल क्यों तोड़ते हैं यहाँ पे रह के। वो मनोबल तो बढ़ाना छोड़िए, तोड़ना छोड़िए, गाली दी है, गाली से भी बड़ी बात की है, और कहा है कि शरीर का एक पार्ट काट कर लेके गए जिस पर आपत्ति थी। आजम खान, हिंदुस्तान को आपके जबान पर आपत्ति है, कहीं हिंदुस्तानी उसको काट के ना लेके जाए, सावधान हो जाए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। आजम
आजम खान जो है सबसे बड़ा गद्दार इंसान है भारत का। उसको जो है भारत से निकालना चाहिए। उसको बाबा योगी आदित्यनाथ पूरा फुल सजा देने के अधिकार है, सजा दें इनको। बिल्कुल, लेकिन अभी तक योगी ने सजा नहीं दी है। 100 दिन के योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक वो बात नहीं हुए। 100 दिन नहीं लगने चाहिए थे। 100 घंटे के अंदर जिस आदमी को जेल के अंदर होना चाहिए था वो अभी भी बाहर घूम रहा, और इस कारण देश के सेना के सैनिकों के खिलाफ ऐसे घोर आपराधिक वक्तव्य को दे पा रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं की, सर से नहीं की, पैर से नहीं, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत की उसे काट कर ले गई। हमें एक योगी से बू आती है। क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें। कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, उन्हें हाथ से शिकायत नहीं की, सर से नहीं की, पैर से नहीं, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत की उसे काट कर ले गई। हमें एक योगी से बू आती है। क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें। कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हो। बिंदास में हमने आपके सामने लाया है अपराधी, बार बार अपराध करने वाले ऐसे सामाजिक अपराधी जिनके ऊपर लोग देशद्रोह का आरोप लगा रहे। ऐसे आजम खान को, आजम खान के तमाम बिगड़ेल बोल लोगों को हजम नहीं हो रहे, और इसलिए आजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली बात देश भर में उठ रही है। और योगी सरकार से खास करके अपेक्षा की जा रही है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। क्या परिणाम होंगे, देखिए। सेना का मनोबल गिरेगा। जो सेना रात दिन अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना हमारी रक्षा कर रही है, अगर उस सेना को आप रेपिस्ट कहेंगे तो इससे न सिर्फ सेना का मनोबल गिरेगा, बल्कि सेना को लगेगा कि देश उनको सम्मान नहीं देता। हिंदू मुसलमानों के बीच खाई और चौड़ी कर देंगे आजम जैसे लोग। आजम खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू मुसलमान उनके बयानों से दूर हो रहे हैं, क्योंकि आजम को तो सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। लेकिन आजम के बयानों से समाज कमजोर हो रहा है। आजम अपने क्षेत्र में खुलेआम दबंगई करते हैं, इससे अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं। ऐसे में दबंग हर समय कानून को हाथ में लेकर लोगों को डराते धमकाते रहते हैं। आजम को देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं। आजम खान तो पहले ही कह चुके हैं कि उनके लिए देश से पहले धर्म है। कुछ लोगों का मानना है कि इस्लाम में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है, तो आजम के विचार भी वही हैं। आजम भी तानाशाहों की तरह रहना चाहते हैं। आजम को भी नवाबों की तरह रहने का शौक है, जो अपने आप को हमेशा कानून से ऊपर मानता है। भारत के बंटवारे का रास्ता फिर से तैयार होने लगेगा। आजम खान का सपना वैसा ही है जैसे जिन्ना का था। जिन्ना अलग देश बनाकर उसका मसीहा बन गया और कायदे आजम जिन्ना के नाम से जाना जाने लगा। आजम खान को भी ऐसा ही लगता है कि मैं अलग देश बनाकर उस देश का मसीहा बन जाऊं, जिससे लोग मुझे भी गांधी और जिन्ना की तरह याद रखें। भारत में आजम जैसे समर्थक पाकर भारत के दुश्मन खुश होंगे। आजम खान पाकिस्तान और अरब के देशों को खुश करने के लिए मुसलमानों पर होते अत्याचारों को ऐसे दिखाते हैं जैसे देश में मुसलमान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन लोगों का मानना है कि मुसलमान भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश में इतने सुरक्षित नहीं हैं। वहीं आतंकियों और नक्सलियों के पक्ष में बयान देकर आजम उनके हौसले बढ़ा रहे हैं। आजम खान के तमाम बयानों को भी हम आपके सामने दिखाएंगे, लेकिन कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं आजम खान को सैनिकों के लेकर के जो टिप्पणी उन्होंने किया है उससे मैं कहना चाहता हूँ कि उसे ऐसी जगह ले जा करके मारनी चाहिए जहाँ अगर योगी जी कुछ नहीं करते तो उसे जनता को लेकर के छोड़ देनी चाहिए। कैसे आजम खान जिन्ना के रास्ते पर है, हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। देखिए, जिन्ना जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया, उस जिन्ना के राह पर आजम खान। ये आपके ये सारे चैनल्स पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, लेकिन हम आधिकारिक तौर पर एक शहरी के नाते यूनाइटेड नेशंस से ये अपील करने जा रहे हैं, और ये चिट्ठी हम आपको देंगे अभी। दिखा दीजिए। ये चिट्ठी यूनाइटेड नेशंस को हम भेज रहे हैं। हमने मिलने का समय मांगा है।
भारतीय जनता पार्टी से और देश के वजीर आजम के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति जी से भी हमारी ये अपील है कि इस संबंध में उन्हें एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें रहेंगे? क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें रहेंगे? क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें? आजम खान, देश का नक्शा यही रहेगा, सुरक्षित रहेगा। किसी के बाप की औकात नहीं कि हिंदुस्तान के नक्शे के साथ छेड़खानी की जाए। रही बात यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड नेशन जाने की, तो यूएस में जाने के बाद कैसे नंगा करके कपड़े उतार कर तलाशी ली गई थी, इस अपने औकात को भूलने का ये परिणाम है और ये परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। आजम खान और जो ये नेता है, इनको सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए ताकि देश का सही तरह सुधार हो जाए। और ये सस्ते में अपने टीआरपी बटोरना चाहते हैं, जो देश की सेना का अपमान करके अपने आप को भी नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सेना के जवानों के बारे में आजम की पहली टिप्पणी नहीं है। कारगिल जैसे महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में भी आजम ने क्या कहा था ये आप जानते हैं, लेकिन हम आपको याद दिलाने के लिए दोबारा दिखाते हैं। पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी। आजम खान शायद पाकिस्तान की तरफ से कारगिल की पहाड़ी को फतह करने वाले मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो भारत की सेना के जवानों को जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के आधार पर कभी नहीं देखते। हम बस कहते कि भारत माँ के सपूत है, भारत माँ के लाल है, और हम उसको बस एक शब्द जवान, इस पवित्र शब्द के साथ संबोधित करते हैं। लेकिन अपवित्र भाषा और जुबान के लिए जाने वाले आजम खान ने सेना के जवानों को तब भी नहीं छोड़ा था और अब भी नहीं छोड़ा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ जगदीश प्रसाद गुप्ता, लोनी गाजियाबाद से सर। हाँ। आजम खान जैसे व्यक्ति की मैं मांग करता हूँ कि इनको भारत की नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। भारत सरकार से मांग है कि ऐसे देशद्रोही लोगों के लिए भारत की नागरिकता ही खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जाए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं की, सर से नहीं की, पैर से नहीं, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी तो उसे काट कर ले गई। हमें एक योगी से बू आती है। क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें? कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, उन्हें हाथ से शिकायत नहीं की, सर से नहीं की, पैर से नहीं, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी तो उसे काट कर ले गई। हमें एक योगी से बू आती है। क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें? कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी। आजम के खिलाफ देश भर से हमारे पास तमाम वीडियो आए हुए, उनमें से कुछ वीडियो हम आपको दिखाते हैं। आप भी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने वीडियो भेज सकते हैं। आजम खान जैसे लोग हमारे देश के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए जो हमारे देश के जवानों के खिलाफ ऐसे अपशब्द बोल। आजम खान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले नेता हैं, जो कट्टर मुस्लिमवादी नेता हैं, जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। उन्हें देश में रहने का कोई हक नहीं। आजम खान जी, आपको ये नहीं पता जिस सेना पे आपने रेपिस्ट का दाग लगाया है, उसी सेना के चलते आप चैन से सोते हैं। हमारी बहू, बेटियाँ, बहनें चैन से जीती हैं सिर्फ उसी सेना के चलते। आप ये विवादित बयान देके इस देश के नेता नहीं बन पाएंगे। नेता बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, जो आप में वो खूबी नहीं है। हम जरा उपाय भी देख लेते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं आजम के। देखिए आपके सामने। आप आजम खान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। आजम खान जैसे लोगों की सोच तो है ही देश विरोधी, लेकिन ये लोग इसके साथ ही दूसरे लोगों को भी ऐसा ही करने को उकसाते हैं। इससे न सिर्फ देश में पाकिस्तान तैयार हो रहा है, बल्कि देश के भीतर ही हमारी सेना को युद्ध लड़ना पड़ रहा है। आजम खान के विदेशी और आतंकी लिंक की जांच हो। यूपी के रामपुर में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। सिर्फ कुछ आतंकियों को ही पकड़ा गया। इन आतंकियों में से कुछ स्थायी थे, लेकिन अब तक इन आतंकियों के आकाओं को नहीं पकड़ा गया।
ऐसे में कौन स्थानीय लोग इनको मदद कर रहे थे, इसकी जांच होनी चाहिए। मुसलमान आगे आकर आजम खान जैसे लोगों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करें। आजम खान मानते हैं कि सभी मुसलमान उन्हीं की तरह हैं और उनके समर्थक हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो न सिर्फ आजम के बयान को खतरनाक मानते हैं बल्कि आजम को भी देश के खिलाफ मानते हैं। ऐसे में इन लोगों को आगे आना होगा। आजम खान की अवैध संपत्ति की जांच हो। आजम खान ने कई जगह अवैध संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। धर्म और उससे जुड़ी गतिविधियों की जमीन पर अब आजम खान का कब्जा है। कोई आजम खान के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं करता। ऐसे में आजम खान बिना किसी डर के वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कब्जाए हुए है, लेकिन सरकार का चुप रहना लोगों को नागवार गुजर रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार कब आजम खान पर हाथ डालती है। यह आदमी केवल सेना के खिलाफ ही नहीं बोलता, संतों के खिलाफ भी बोलता है। क्या कहा संतों के ऊपर, देखिए। पहले तो वो शादी करें, अपना मर्द होना साबित करें, और जब मर्द होना साबित करेंगे और किसी से शादी ब्याह करेंगे तो फिर मोहब्बत भी करेंगे, क्योंकि जब वो मोहब्बत करेंगे तो कुछ नतीजा भी आएगा, नस्ल आगे बढ़ेगी। क्या देश के जितने साधु संत हैं वो सब क्या मर्द नहीं है या फिर आपके फ्रस्ट्रेटेड हैं? आजम खान पहले इंसान है, ये साबित करके दिखाए, और उसके लिए जो करना है वो जीवन भर कभी नहीं किया, वो भी तो करके दिखाए और फिर दूसरों को सलाह दे। संत क्या होते हैं, उनका संन्यास क्या होता है और उनका ब्रह्मचर्य क्या होता है, ये जाने बगैर ये हम हमारे 44 का पक्षधर संतों को चैलेंज करा। इसके खिलाफ भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये स्टेटमेंट 2 साल पुराना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सऊदिया से। ये आजम खान जैसे गद्दारों को देश में रहने का कोई हक नहीं है, जो संविधान को नहीं मानता है, शरिया को मानता है अपने। इसके लिए कोई और देश हमारा चुन लेवे, हमारा राय तो यही है। चलिए, धन्यवाद। ये सेना संत ही नहीं, साध्वियों के खिलाफ भी उल्टे सीधे बयान देता है। देखिए। ये पूछो कि परसों उसने ये क्या कह दिया कि अगर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या न की होती तो हिंदुस्तान के सारे हिंदू मक्का और मदीना में नमाज पढ़ते। अगर गांधी जी ना होते तो सारे लोग मक्का मदीना में होते, नहीं तो हिंदुस्तान में कौन होता? साध्वी जी आप होती या मैं होता? बताओ फिर क्या होता? सोचो आप। और बताओ मोदी जी, ये आरएसएस के लोग शादी क्यों नहीं करते हैं? ये तो इंसानी जरूरत है, भाई शादी क्यों नहीं करते? या तो कोई कमी है या मामला कुछ और है। ये इतनी बातें साधु के बारे में, संतों के बारे में, साध्वी के बारे में, और फिर भी आदमी बाहर है। ये हिंदुस्तान के कानून की कमजोरी है या सरकारी प्रशासनिक हाकमे की समझना जरूरी है। ये आदमी केवल आरएसएस बीजेपी के खिलाफ ही बोलता है, ऐसा समझकर कांग्रेस अगर चुप है तो मैं आपको दिखाता हूं कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में क्या कहता है। देखिए। ताला खुलवाया था राजीव गांधी साहब, शिलान्यास भी कराया था आपने, और मिस्टर इंदिरा गांधी साहब आपने धर्मेंद्र साहब पर बुलडोजर चलाए थे, लॉन्चर्स मारे थे, माँ की छाती पर गोली लगी थी, गोद में मासूम बच्चा था, उछल कर तालाब में गिरा था, उसी में सड़ गया था। क्यों किया था ना याद? क्या अंजाम हुआ? पूरे खानदान का नाम गया। ये था अल्लाह का। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। सेना को बदनाम करना ठीक नहीं। देश की हिंदू जनता पाक एसआई से एनजीओ के जरिए पैसा लेकर कुसंस्कारी गद्दार मीडिया के चैनल और लेडी एंकर का नाम डायरी मिले उनका बहिष्कार, जैसे नंबर 1 कई न्यूज चैनलों का के चैनल व एंकर ने कश्मीरी पुलिस के अधिकारी अयूब, जिसकी हत्या मस्जिद के बाद मुस्लिम नवाजी ने की, उसका मरा हुआ शरीर दिखाया ताकि कश्मीरी पुलिस डरे और आतंकी उसे न मरे, उनका बहिष्कार करे। नंबर 2 बॉलीवुड कौम का पाकिस्तान परस्त मुस्लिम गद्दार वीआईपी ट्रीटमेंट वाला शाहरुख खान, जो वानखेड़े स्टेडियम में शराब पीकर मारपीट करता तो गुंडा व अपराधी है। 4 अगस्त को फिल्म में शराब पीकर शराब कंपनियों की दलाली कर युवाओं को शराबी बनाकर रोड एक्सीडेंट में कई मौतों का जिम्मेदार होगा। उस
उधर हिंदू गौरक्षकों को गुंडा कहकर बदनाम करने वाले गुंडे शाहरुख की फिल्म का विज्ञापन लेकर उसकी अश्लील शब्दों को रोके और आड़ में वोट की आड़ में पूर्ण व निरोध कंपनियों के दलाल मीडिया की रेडियो एंकर का बहिष्कार करना जरूरी है। धन्यवाद। चलिए, कई बातों को आपने कहा, लेकिन अच्छा कहा। कई बातें कई लोगों को असंवैधानिक लग सकती है, टीवी की नहीं लग सकती, लेकिन क्या ये आदमी बोलता है वो भाषा टीवी की है? नहीं, तो इसके प्रतिक्रिया में निकलने वाली शब्द भी कई बार टीवी के नहीं भी हो सकते। तमाम इसके विवादों को लेकर एक साथ एक जगह आपको ये पैकेज दिखाते हैं। बैठक में आईएएस अधिकारियों को गाली देना या 2014 के लोकसभा चुनाव का विवादित बयान, चुनाव आयोग की सख्ती के बाद उन्होंने आयोग के खिलाफ ही बयान देना शुरू कर दिया था। विवादित बयानों के कारण कई बार उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं। 11 अप्रैल 2014 को आजम खान ने एक बयान में कहा था कि संजय गांधी और राजीव गांधी को तो अल्लाह ने ही सजा दी है, क्योंकि एक ने लोगों की जबरन नसबंदी करवाई थी और दूसरे ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करवाया था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पर कहा कि जो आदमी अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकता वो देश के साथ क्या रहेगा। उसी तरह देश और विदेश के तमाम मुद्दों पर वो लगातार विवादित बयान देते रहे हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में उनके पीछे समर्थकों का एक बड़ा वर्ग है। आजम खान यही नहीं रुके। आजम खान ने मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने की मांग भी उठा दी थी। अलग देश की मांग करके आजम खान जिन्ना के रास्ते पर चलने लगे। यही नहीं, सपा सरकार में अलीगढ़ में हुए गैंग रेप की घटना पर आजम ने बहुत ही निंदनीय बयान दिया। आजम ने कहा कि रेप की घटनाओं के पीछे कहीं विपक्ष का हाथ तो नहीं। इसके लिए आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। यही नहीं, आजम खान सेना पर भी विवादित बयान देने से पीछे नहीं रहे। कारगिल युद्ध में तिरंगा फहराने वाले सैनिकों को मुसलमान बताया आजम ने। आजम भारत की सेना को हिंदू और मुसलमान में बांटने लगे। यही नहीं, अब तो आजम खान देश की सेना को रेपिस्ट भी बोल दिया। वहीं आजम खान देश के साधु संतों का कई बार अपमान कर चुके हैं। साधु संतों को बच्चे पैदा करने की नसीहत दे चुके हैं आजम खान। साथ ही गाय को लेकर आजम हमेशा विवादित बयान देते रहे हैं। कभी लोगों से खुलेआम गाय खाने की बात करते हैं तो कभी बोलते हैं गाय हमारे लिए पूजनीय नहीं है। ऐसे में अभी तक आजम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों? क्या सरकारों में आजम पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं, या फिर सरकारें आजम खान से डरती हैं? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय श्री राम जी। हाँ, अनिल बोल रहा हूँ जी, सिरसा हरियाणा से। बोलिए। आजम खान बोल रहे हैं कि मैं भारतीय सेना में ऐसा करती है वैसा करती है, तो इनको अपनी सुरक्षा के लिए क्यों रखते हैं? और अगर में होते तो बनर्जी भुट्टो की तरह होता है इनका हाल। बिल्कुल, अपने खुद की सुरक्षा तो लेते हैं लेकिन सेना के खिलाफ बोलते हैं। ये तमाम ऐसे दोगले पहलू है आजम के जो आने चाहिए आपके सामने, और इसलिए हम अब तक कई बार आपके सामने इसको पहले भी लेकर आए। अगले कलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, कॉलर के पास चलते हैं। सुदर्शन न्यूज़ पे जो चैनल चल रहा है उनसे बात करना है डायरेक्ट मुझे। बिल्कुल, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ, क्या कहना है आपका? हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो सर, आजम खान के बारे में जो बात कर रहे हैं ना। हाँ, चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। तुरंत कॉल कनेक्ट होते ही अपनी बात को कहिए, बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए कुछ कॉलर को लेकर कार्यक्रम को अंतिम स्वरूप तक लेके जाना है। अगले कॉलर, जय हिंद। के प्रति वफादार रहता है, ये अपने देश के प्रति वफादार नहीं है। इसको साले को फांसी के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। ये बार बार देश और हिंदू का विरोध करता है। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए।
सर। हाँ, क्या कहना है आपका? हम आपसे कहना चाहते हैं कि उसको कोई सरकार नहीं सजा दे सकती है, उसको जनता के हवाले करने का बोलो सरकार को, जनता ही उसको मारेगी, सरकार और कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। चलिए, धन्यवाद मित्रों। आज हमने आपके सामने मुद्दा रखा और चाहा कि आजम खान के उन सारे बयानों को आपके सामने लेकर आए, बात करें, सजा दे, क्योंकि अब तक तो किसी सरकार ने उसको सजा नहीं दी, पहली तो उसी की थी। इस सरकार को शायद हम अन्याय करें ऐसा संदेश ना जाए, इसलिए चुप्पी अभी तक साधी है, या जो भी कारण रहा हो। क्या सरकार सजा नहीं देगी तो आजम खान मुंह ऐसा ही चलता रहेगा, या हिंदुस्तान को सजा देना चाहता है? आज के बिंदास में हमने आपके सामने तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ सोशल मीडिया से लेके कॉल को लेकर आपके सामने रखा, वीडियो भी दिखाए। कई लोगों ने, कुछ लोग कह सकते हैं कि असंवैधानिक या गैर कानूनी बात की, लेकिन ऐसी क्रिया की प्रतिक्रिया वैसी हो सकती है, इसलिए हमने उसको विदाउट एडिट लाइव आपके सामने दिखाया है। अब हम आने वाले दिनों में आजम खान को बोलते हैं कि अगर आजम खान के समर्थकों ने आजम का मुंह बंद नहीं किया तो हम आजम खान के तमाम बयानों को लेकर, आजम के तमाम कारनामों को लेकर, जैसे ओवैसी के खिलाफ सीरीज चलाई थी वैसी सीरीज लेकर आएंगे, और तब तक चलाएंगे जब तक आजम अंदर नहीं जाता। हम आजम को और आजम के तमाम आकाओं को, मुलायम सिंह को भी कहते हैं कि अभी भी समय है, सुधार लीजिए अपने बिगड़ेल को, नहीं तो हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं की, सर से नहीं की, पैर से नहीं, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत की तो उसे काट कर ले गई। हमें एक योगी से बू आती है। क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें